आपने क्या चीज सबसे पहले सीखी, मतलब आपने क्या रूल बनाया कि मुझे मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो मुझे ये करना है और मुझे ये कतई नहीं करना है? तो वही फिर रेवेंज आ जाता है कि भाई मेरा ये नुकसान कैसे हो सकता है, इतना दिन से तो मैं ग्रीन में ही था, इतना दिन से मैं प्रॉफिट में था, ये नुकसान कैसे हो गया, चलो कहीं ना कहीं गलती से हुआ, अब की बार मैं उससे ज्यादा पैसा लगाता हूँ, उसको रिकवर कर लूंगा। कि उसकी सैलरी 20,000 है, उसके पास इमरजेंसी फंड में 1 लाख रुपए पड़ा है तो उसको ट्रेडिंग में लगा दो। मार्केट में सबसे पहले मैं एंट्री करना, चाहे मैं 10 बजे जाऊँ या 11 बजे जाऊँ या 12 बजे जाऊँ, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं कि मैं 9:15 पे ही बैठ जाऊंगा, किसी भी टाइम पे जाऊँ। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, घुसते के साथ ये नहीं देखना कि भाई ग्रीन कैंडल बनाया था, कॉल ले लो, ये कर लो। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा कि मार्केट अभी चल किस लेवल पर है, रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, सपोर्ट जोन कहाँ है, कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रहा है, कोई वैसा तो नहीं हो रहा, तो ये सबसे पहले एनालिसिस करूंगा। और ये जब आप ये कॉल पुट जैसा आपने खुद बोला कर रहे थे, बिना प्रिपरेशन के आप थे, और फिर जब इतना बड़ा झटका लगा तो आपका वो जो काम था अकाउंटिंग वाला वो चल रहा था या फिर वो? अधिकतर जितने भी मतलब बिगिनर हो, चाहे 6 महीने 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका हर एक का प्रॉब्लम यही है क्या कि भाई आज मैंने किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे लिया, वो अगले 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला, चौथे दिन वो अपना चेंज कर लेंगे। लेकिन भाई हर एक स्ट्रेटजी का जो है ना अपना एक ड्रॉ डाउन फेस होता है, हर एक स्ट्रेटजी का अपना एक विनिंग वाला फेस होता है। जो मैंने स्ट्रैटेजी कहीं देखी है या कहीं पढ़ी है या कहीं से सीख ली है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के साथ मैं टिक नहीं पाता हूं। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक स्ट्रैटेजी ली, मैंने देखा 2 ट्रेड मारे, 3 दिन ट्रेडिंग की, 4 दिन की, तो फॉर्म नहीं कर रही है, अब बदल दो, कोई नहीं ले लो। स्वागत है आपका एक बार फिर से बाजार के माहिर एक नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन पॉडकास्ट में हम ऐसे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं, ऐसे ट्रेडर्स को बुलाते हैं जिन्होंने अच्छा खासा टाइम अब मार्केट में बिताया है, अपनी गलतियों से सीखे हैं और अब 7-8 साल की मेहनत के बाद वो किसी एक मुकाम पे पहुंचे। और इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल जी, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है ट्रेड फॉर श्योर। और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनसे जानेंगे इनकी गलतियों के बारे में, इनसे जानेंगे इनकी लर्निंग्स के बारे में। और एक ख़ास बात यह है कि राहुल जी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा अपना स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, लर्निंग देते हैं, तो उस बारे में बात होगी। तो राहुल जी, आपका स्वागत है इस ख़ास पॉडकास्ट में। और मकसद एक ही है इस पॉडकास्ट का, जितनी आपसे मेरे थ्रू लोग सीख पाएँ वो हम लर्निंग लेने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल जी, आपने जैसा कि मेरे को बताया अभी पॉडकास्ट से पहले कि 2018 में आप स्टॉक मार्केट में आ गए थे। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है एक मौका दिया मुझे अपना जर्नी के बारे में बताने के लिए और बाकी चीज़ें समझाने के लिए। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग जर्नी से थोड़ा कुछ बताया जाए, तो बेसिकली क्या है कि मेरे घर में जो है ना कमाने वाले सिर्फ एक ही इंसान थे, वो थे मेरे फादर। बाकी फादर मेरे 3 भाई थे, जिनमें से बड़े चाचा भी कुछ नहीं करते थे, छोटे चाचा भी कुछ नहीं करते थे, बस वही सारा घर चलाते थे। लेकिन जब मैं 5 साल का था उस टाइम पे ही फादर एक्सपायर हो गए। और जब फादर एक्सपायर हो गए तो जो छोटे चाचा बड़े चाचा जो भी हैं वो अपना जो भी सेपरेटली अपना देखना शुरू कर दिए। फिर लेकिन मेरे क्या है कि मेरे बड़े भाई जो है उस समय 12th में पढ़ाई करते थे, तो उनको अब पढ़ाई बीच में ब्रेक करना पड़ गया था, बिकॉज फैमिली को संभालना था। फिर वो रहते थे मोतिहारी शहर में, तो मोतिहारी में ही पूरे फैमिली को, यानी कि हमारे मम्मी को, बहन को और मुझे, सबको वहीं लेके चले गए। उसके बाद में उन्होंने फिर पार्ट टाइम मतलब पढ़ाई शुरू की और फुल टाइम जॉब शुरू किया। लोगों के साथ अलग अक्सर ये होता है कि लोगों का फुल टाइम पढ़ाई होता है और पार्ट टाइम जॉब होता है, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी थी और कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था। तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते मैं यही हमेशा सोचता रहता था कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये था, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुख झेले हुए थे, हर एक चीज़ से मतलब सेक्रीफाइस करता ही आ रहा था कि भाई कोई चीज़ चाहिए, दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मांग नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते। तो यही करते करते मैं उस समय 12th में था और उस टाइम पे क्या था, मेरे दिमाग में यही चलता रहा था कहाँ से कुछ बिजनेस किया जाए, लेकिन जो भी चीज़ें हैं मेरे पास पैसे थे नहीं या फिर घर से कोई सपोर्ट था नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक मेरा फ्रेंड था, उसका आटा चक्की का मतलब पहले बिजनेस था और वहाँ पे वो गेहूं पीस के आटा वगैरह लोगों को दिया करते थे। तो उनका एक भाई, उनका वो जो आटा चक्की चलाता था ना, उनका भाई ही चलाता था। तो वहाँ पे क्या था कि वो उनका भाई एक्सपायर हो गया था 4 साल पहले, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर मेरे दिमाग में यह आया कि ये बिजनेस किया जा सकता है कि यहाँ पे 500,000 रुपये लगा के इसको रिनोवेट किया जाए और उसके बाद में इससे कुछ बिजनेस बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने सोच के फिर वहाँ पे 1,500 रुपये लगा के उसको रिपेयर करवाना शुरू किया। जब रिपेयर करा रहा था, आसपास के लोग यही हंस रहे थे कि भाई आटा चक्की से क्या ही कमा लेगा, क्योंकि उस समय अभी बिहार साइड में अगर आप जाएंगे तो आटा चक्की चलाना मतलब बहुत ही बुरा काम माना जाता है एक तरीके से।
तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई डेली के मान लीजिए 100 या 200 केजी अगर गेहूं पीस भी देता है तो उस समय 50 पैसे मिलता था उसका पीसने का पर केजी का चार्ज। तो मान लीजिए 50 पैसे के हिसाब से 100 रुपये इसको मिलेंगे, और उसके बाद में उसमें से 25-30 रुपये या 40 रुपये का डीजल ही निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? लेकिन मेरा मोटिव कुछ और था। मेरा मोटिव क्या था कि मुझे ये रिटेलर्स के गेहूं नहीं पीसना है। मुझे ये था कि भाई अब 1 क्विंटल 2 क्विंटल डेली का मैं लेके आऊंगा मार्केट से, उस गेहूं को पीस के मैं सप्लाई करूंगा दुकान पे। और वही चीज़ मैंने सेम शुरू किया और मेरा मतलब अच्छा खासा चलने लगा बिजनेस। लेकिन बस वही है कि किस्मत को कहीं और ही लेके जाना था। तो यही लगभग 3-4 महीने चले होंगे जब तक उनके फादर, जो मेरा दोस्त था उसके फादर का क्या कहते हैं तबीयत खराब हो गया, और उन लोगों को वो आटा चक्की बेचना पड़ा बिकॉज हॉस्पिटल के बिल वगैरह क्लियर करने थे। फिर मैं एक तरीके से रोड पे ही आ गया, जो मेरा सपना था। मैं बीच में ये सपना देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय मैंने 10-15 दुकानें पकड़ ली थी जिनको रेगुलर मैं सप्लाई करता था। मैंने ये सपना देखना शुरू कर दिया, कुछ दिन बाद 2-4 चक्की और बैठाऊंगा, धीरे धीरे करके पूरे मोतिहारी पे वो क्या कहते हैं कब्जा करूंगा। कब्जा का मतलब ये है कि दुकानें Domination. पकड़ूं जी। तो लेकिन वो सपना टूट गया। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने घर वालों से बोला तो घर वाले, पहले उनको पता ही नहीं था कि मैं ये आटा चक्की वाला काम कर रहा हूँ, तो उनसे मैंने बोला तो वो बोला नहीं ये नहीं। क्योंकि हमारे बिहार में जो है ना एक चीज माना जाता है कि मतलब वहाँ बिजनेस को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, वहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन Private जॉब हो, जॉब। जॉब को सिक्योर माना जाता है। सबसे पहला प्रायोरिटी तो सरकारी ही है, अगर सरकारी नहीं हो तो ही प्राइवेट में जॉब को ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो उन लोगों का कहना था नहीं कोई नौकरी कर लेना कुछ भी, लेकिन अभी तो तुम्हारी 12वीं भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसके बाद में जब 12वीं कंप्लीट हुई तो फिर मैंने उन लोगों से बोला कि नहीं मुझे जो है ना ओपन से पढ़ाई करने दो और मुझे जॉब करना है। तो उस समय मेरा भैया जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एएमआर जो फार्मा कंपनी में रखे जाते हैं, जो कि डॉक्टर को कंपनी को डॉक्टर के पास रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें काम करते थे। तो वो किसी और कंपनी में मुझे ज्वाइन कराए। फिर उस समय मैंने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे सैलरी मेरी थी 5,000 रुपये। अब वो 5,000 रुपये में मैं फिर कुछ दिन काम करने के बाद मैं यही सोचने लगा कि भाई ये 5,000 रुपये हैं, आगे चल के हो सकता है 7,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है। और मेरा सपना ये था कि मुझे पैसा कमाना है। तो फिर उस टाइम पे फिर घर वालों से तो ज़्यादा कुछ बोलने से फ़ायदा था नहीं, लेकिन उस समय क्या था छठ का टाइम था, दीदी जी जो मेरे यहाँ नोएडा में ही रहते हैं, वो गए हुए थे गाँव। फिर मैंने उन लोगों से बोला क्योंकि भाई मुझे, अब मैंने ये सोचा था कि भाई छोटे शहर में हूँ, बड़े शहर में जाऊँगा कुछ ना कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उन लोगों से बोला कि भाई मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे वहीं लेके चलो। तो उन लोगों के साथ फिर मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद में क्या था कि लगभग 2 महीने तक काम ही नहीं मिला। जीजा जी ढूंढ रहे थे काम, लेकिन काम ही नहीं मिला। तो फिर ऐसे ही करते करते मैं इधर सेक्टर 63-64 की तरफ जो है एक्सपोर्ट कंपनियों की तरफ मैं वो करने लगा कि भाई घर पे बैठे बैठे क्या करना है, कुछ तो करें। तो वैसे करते करते एक एक्सपोर्ट कंपनी में मेरी जॉब लगी एज ए स्टोर कीपर। तो उस समय मेरी 3200-3300 रुपये ही वहाँ पे सैलरी थी, लेकिन मैंने सोचा भाई बड़ी कंपनी है तो कुछ ना कुछ इसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते जो है ना वहाँ पे मतलब और भी चीज़ें की थी, और इतना लंबा अगर लेके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि मेरे जीजा बोल रहे हैं कि या फिर चलिए ये कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो उसके बाद में क्या था कि जब वहाँ पे मैं काम करता था तो एक दिन मैं गया वहाँ सिलाई वाले फ्लोर पे, तो मैं भाई देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई कर रहे हैं, उनकी सैलरी मेरे से ज़्यादा है। उसके अलावा जो है मैं देख रहा हूँ कि जो कटिंग्स होते हैं, कटिंग जो है कुछ वहाँ पे भी है, और कुछ कटिंग्स को जो है बाहर भी लेके जाया जाता है, जो कि 2-4 दिन बाद फिर सिलाई करके वापस है। मैं भाई ये कहाँ जाते हैं कटिंग? तो वो लोगों ने बताया कि भाई ये फैब्रिकेटर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे 15-20 मशीन या 30 मशीन लगा के वो फैब्रिकेशन का काम करते हैं। तो जो कंपनियां हैं जैसे मान लीजिए इनका ऑर्डर खुद से फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो उनके थ्रू इसको फुलफिल करवाती है। तो फिर मैं यही सोचा कि भाई एक काम करूंगा, मैं भी एक टाइम ऐसा आएगा भाई फैब्रिकेशन वाला काम ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि उसमें स्कोप है, मैं धीरे धीरे बढ़ा सकता हूँ। तो फिर लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आए? तो कैपिटल के लिए फिर मैंने दिमाग लगाया तो भाई सैलरी इसमें ज़्यादा किसका है? कारीगर का। मैंने एक यहीं पे सेक्टर 58 बिशनपुरा में ही है सिलाई सेंटर, नोएडा। हाँ नोएडा में। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन करा 500 रुपये दे के सिलाई सीखने के लिए, जहाँ पे लोग एक महीने में सिलाई नहीं सीखते थे, मैं सिर्फ 5 दिन में, क्योंकि डेडिकेशन था मेरे अंदर से, सिर्फ 5 दिन के अंदर मैं सिलाई सीख के और उसी कंपनी में एज ए कारीगर ज्वाइन किया। बिकॉज कारीगर मुझे बनना नहीं था। कारीगर बन के मान लीजिए मैं फैब्रिकेशन अगर स्टार्ट भी कर रहा हूँ तो उसको मैं समझूंगा कैसे? जो कारीगर मेरे पास काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको समझूंगा कैसे? उस चीज़ को समझने के लिए एज ए कारीगर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि बस ये था कि सैलरी भी अच्छा हो गया, सैलरी के साथ साथ जो है ओवर टाइम भी डबल मिलना शुरू हो गया। तो ये था कि 12-14 हज़ार रुपये मेरा बनना शुरू हो गया। तब मुझे ये लगा कि हाँ अब 1 साल अगर मैं काम करूंगा तो 1 साल में इतना कैपिटल हो जाएगा कि मैं 10 मशीनें आराम से बैठा सकता हूँ। अब मैं वहाँ पे डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। वही 3-4 महीने बाद जो है वहाँ पे काम किया, जब तक जीजा जी आए। वो यहाँ पे सेक्टर 9 में ही एक टाइल का वो है शोरूम, वहाँ पे एज ए सेल्समैन उस समय काम करते थे। तो वो आए, बोले कि भाई एक जॉब तेरे लिए ढूंढा है और बहुत ही बढ़िया है,
और ये है कि अगर तू वहाँ पर जाकर काम सीख लेता है तो तेरा कहीं ना कहीं लाइफ सेट हो जाएगा। अब मैंने बोला क्या जॉब है, तो उन्होंने बोला क्या जॉब से पहले मेरा क्वेश्चन ये था सैलरी कितना है। तो वो बोला सैलरी तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ 1500 रुपये ही मिलेगा स्टार्टिंग से, और उसके बाद में जो है फिर तू जैसे जैसे काम सीखता जाएगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ेगा और आगे चल के तेरा लाइफ सेट हो सकता है। मैंने क्या काम है, तो जिस टाइल के शोरूम पे वो काम करते थे उसी शोरूम पे जो मालिक हैं उनके एक बेटा थे, वो सीए थे, सेक्टर 9 में ही उनका ऑफिस था। तो उन्होंने वही सीए साहब के पास ही मेरा वो जॉब लगाया था कि भाई यहाँ पे ये रहेगा, अकाउंटेंसी सीख लेगा तो किसी भी कंपनी में अगर जॉब करेगा तो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी कहीं नहीं गया है, कहाँ ये 5,000-7,000 में धक्के खा रहा। फिर मैं मान नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कैसे करके मनाया, फिर मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। फिर जब वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया तो जॉब ज्वाइन करने के बाद में क्या था कि वहाँ पे जो भी इंटर्न आ रहे हैं, जो भी फ्रेशर आ रहे हैं, उनका काम फील्ड का ही रहता था, ऑफिस में उन्हें कोई टिकने नहीं दिया जाता था। अब उसका भी कारण ये था कि भाई कोई भी काम के लिए जा रहा है, उस समय जो भी ये इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स उस समय वैट होता था, तो वैट वगैरह का जो चालान होते हैं वो बैंक में ही जमा होते थे चेक के थ्रू। तो वहाँ पे क्या, बैंक में जा रहे हो तो वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगाना पड़ जाता था, फिर लाइन लगा के तब वो जमा करना, तो पूरा दिन वैसे ही निकल जाता था लोगों का। लेकिन फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे कुछ सीटिंग बैठाया क्योंकि मुझे काम सीखना था। फिर वहाँ पे सेटिंग बैठाने का मतलब ये हुआ कि अब जहाँ पे लोगों के 2 घंटे 3 घंटे में काम हो रहे हैं, वहाँ पे मैं 10 मिनट में अपना काम करके फिर वापस ऑफिस, क्योंकि मेरा काम तो खत्म हो गया फील्ड का, तो मैं यहाँ बैठूंगा, जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे तो ज़्यादा सीखूंगा मैं। टैली पे काम कर रहे हैं या फिर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, मैं कम से कम देखूंगा तो सीखूंगा ना। तो फिर इस तरीके से करते करते मैं कहीं ना कहीं काम सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन उतने तेजी से नहीं सीख रहा था। तो वहीं पे एक जो सीनियर थे भैया, तो क्या कहते हैं, उनसे मैंने बोला देखो मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, मुझे सैलरी मिलता है मात्र 1500 रुपये, ये 1500 मैं आपको हर महीने दे दिया करूँगा, आप मुझे काम सिखा दो। तो वो मेरे मतलब ये देख के कि भैया तू बहुत डेडिकेशन। हाँ डेडिकेशन देख के जो है ना, उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तू पैसा मत दे, मैं तुझे कहीं ना कहीं काम सिखा दूंगा। और उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा हेल्प करना शुरू किया और अगले 2-3 महीने के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी में बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दिया था। लेकिन अब अकाउंटेंसी से भी अब क्या है कि कहीं पे एज ए अकाउंटेंट भी ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ 20-25-30 हो सकता है, उसका भी स्कोप नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, लेकिन फिर मुझे ये दिखाई दिया कि वहाँ पे भी जो है जैसे जो सीए के क्लाइंट्स होते हैं उनके अलावा भी कुछ लोग आते हैं जो इनसे बार बार मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैंने पूछा भाई ये लोग कौन है, तो ये बताया कि ये कंसल्टेंट है, यानी कि जो आपका वैट का रिटर्न या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न कोई जरूरी नहीं है कि सीए ही फाइल करेगा, वो कंसल्टेंट भी आपको जो है आपका ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे फाइल कर सकता है। लेकिन क्या है, कुछ काम होते हैं जो सीए ही कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये ऑडिट हो गया या फिर कोई भी चीज़ अटेस्टेड करना है, बैलेंस शीट अटेस्टेड करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो सीए ही कर सकता है। तो उसी चीज़ के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैंने सोचा भाई मैं भी अगर क्लाइंट बनाऊँ तो मेरे भी यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है, बिकॉज एक क्लाइंट अगर बन गया कोई वैट का, तो ये समझिए कम से कम 2-2,500-3,000 रुपये आराम से महीने का बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका मंथली रिटर्न भी जाएगा, क्वार्टरली रिटर्न भी जाएगा, ईयरली भी जाएगा, असेसमेंट भी होगा, इनकम टैक्स भी जाएगा, हर एक चीज़ जाएगा। तो एक एवरेज अगर जोड़ेंगे तो 25-30 हज़ार मतलब 40,000 रुपये आराम से एक क्लाइंट से निकाला जा सकता है। लेकिन क्लाइंट मिले तो मिले कहाँ से। फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई क्लाइंट के लिए, जब मैं वहाँ पे सेल्स टैक्स ऑफिस जाता था यहाँ पे सेक्टर 12 वगैरह में, तो वहाँ पे मैं देखता था कि भाई जिसको मान लीजिए नॉलेज है कि हम मेरा अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो सीए ही करेगा, वो तो सीए के पास गया या फिर किसी कलीग से पूछ के गया। लेकिन जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, वो वहाँ के लोकल ऑफिस में जाएगा। लोकल ऑफिस में जो जाते थे वो लोग, तो मैं वहीं पे बैठा रहता, जैसे मान लीजिए कोई चालान या रिटर्न जमा करने गया हूँ तो मैं देखता था कि भाई वो लोग आते हैं, फिर प्यून से पूछते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो प्यून कहता है यहाँ थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन होता है, वो तो सीए या कंसल्टेंट ही करेंगे। और वो अपना जिसके साथ सेटिंग होता था उसका रेफरेंस देता था और वो लोग वहीं जाते थे। तो फिर मैंने उस पीयून से भी बात किया, भाई तू मुझे क्लाइंट देना शुरू कर, लेकिन मेरा ना कोई बेस है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे क्यों करेगा जो पहले से उसका क्या कहते हैं बिजनेस सेट है। तो वो उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने ये फिर यही सोचा कि भाई जो लोग सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, प्यून से बात कर रहे हैं, वो सीढ़ियों से चढ़ के सॉरी सीढ़ियों से उतर के नीचे ही तो आएंगे। तो वहाँ पे मैं जब देखता था कि हाँ कोई क्लाइंट गया, उससे मिला, मैं वहाँ पे नीचे अपना वेट करता था। मैं उससे नीचे आते ही पूछ लिया कि भाई क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, तो उसने बताया कि हाँ चलो ठीक है, 5,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, इस सीए से बात हुई है, इस एडवोकेट से बात हुई है। तो मैं उनसे यही ऑफर करता, भाई मैं तुम्हारा 3,000 में ही करा दूंगा। उस समय 1,000 या 1,200 रुपये के आसपास का खर्चा आता था रजिस्ट्रेशन कराने में, बाकी जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं बचत के थे। मैं ये कोशिश करता था कि भाई अगर 1,000 रुपये में भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही करके दे दूंगा, बिकॉज मेरा मोटिव वो वन टाइम का माना नहीं था, क्लाइंट बनाना। हाँ मेरा मोटिव था लॉन्ग टर्म विजन। तो मैं यही सोचता था कि ऐसे करते करते जो है 13-14 क्लाइंट मैंने जुटा लिए।
और उस समय 13-14 क्लाइंट का मतलब हो गया कि आराम से 30-35 हज़ार रुपये बनना शुरू हो गया था महीने के। लेकिन क्या था कि अब टाइम नहीं बचता था, क्योंकि उनके बिल जो है टैली में चढ़ाना, लेजर में चढ़ाना, फिर उनके बैंक वगैरह सब कुछ देखना, फिर यहाँ ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक जॉब करना, तो टाइम नहीं बचता था। फिर मैंने सोचा भाई अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना तो ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने वो सीए साहब से बोला भी, तो उन्होंने मतलब नाराज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं खुशी हुए कि भाई एक बंदा है जो खुद के एफर्ट से आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू जॉब छोड़ के जा सकता है, लेकिन कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, जैसे मान लो टेस्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। तो वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर सेक्टर 10 में ही अपना ऑफिस स्टार्ट किया 2010 में। और 2011 में ही अगर किसी को चेक करना हो तो सिंह टैक्स हब के नाम से जो है जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड होगा, सेक्टर 10 में ही ऑफिस। अगर सिंह टैक्स हब अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 2011 में ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वहाँ से ऑफिस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और 2015 में जो है ना मैंने पहला अपना ज़मीन यहाँ पे लिया, क्योंकि उस समय 40-50 क्लाइंट हो चुके थे, लाख रुपए से ऊपर में कमाना शुरू कर चुका था। फिर वो पहला ज़मीन लिया, फिर घर बनाया, फिर उसके बाद में फिर ज़मीन ली, बाकी सारी चीज़ें तो होती गई। 2018 में ये टर्निंग पॉइंट आया जब स्टॉक मार्केट की तरफ मैं मुड़ा। उसका पहला पॉइंट क्या था कि एक क्लाइंट था मेरा, वो मेरे ऑफिस में आता था, मतलब नीचे ही उसका काम था। तो ऑफिस में वो दिन में जब भी उसके पास टाइम होता था आगे बैठ जाता था, तो मैं देखता था भाई मोबाइल में ये क्या कर रहा है, रेड ग्रीन जो भी चल रहे हैं चार्ट्स वगैरह, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछा तो बोला कि भाई 10-12 हज़ार रुपये मैं लगा के डेली के 500 रुपये निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा भाई 10-12 हज़ार लगा के ये 500 निकाल सकता है, तो मैं ज़्यादा पैसा लगा के और ज़्यादा निकाल सकता हूँ। और यही सोच के मैंने क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री किया, उससे थोड़ा बहुत कुछ पीछा। और उसके बाद में जो है उस समय 10,000 रुपये ही लगाए थे मैंने। 10,000 रुपये 3-4 दिन में जो है 11,000 बन गए। 11,000 बन जाने के बाद में फिर मैंने उसमें 89,000 और ऐड करके उसको 1 लाख कर दिया। और उससे जो है ना धीरे धीरे करते करते 1,73,74,000 रुपये के आसपास बना लिया था। बिकॉज उस समय बुल रन चल रहा था, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाई ये कितने दिन नीचे है, जब तक वो ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं इसको कट नहीं करता था। और बुल रन चल रहा है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2-4 दिन में वो प्रॉफिट में आएगा ही, भले ही 2% है 1% है। और जैसे ही वो प्रॉफिट में आता था मैंने उसको कट कर देता था। यही करते 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 उसके बाद में क्या था कि फिर 2019 ना आपकी जब ये आप बता रहे हो कि 2017-18 में आपका जी साथी था, क्लाइंट भी था, आके बैठ जाता था, उसको देख के बिना कोई प्रिपरेशन किए आप ऐसे कूद गए। जी, अधिकतर लोग यही शुरुआत करते हैं, इसी तरीके से शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए मैं ही नहीं, व्यूअर भी अपने आप से रिलेट कर सकती है। अगर मेरा कोई दोस्त है ना, वो दिख रहा है, और दोस्तों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, वो अपनी प्रॉफिट हमेशा आपको दिखाएंगे, देख भाई आज इतना बना लिया। जिस दिन लॉस होगा ना वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो हमें तो यही लगता है भाई रोज पैसे कमा रहा है, रोज पैसे कमा रहा है। तो और मैं कमाया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में कमाया, और मुझे बियर रन और ये बियर इज मार्केट समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस समय बुल रन चल रहा था। लेकिन वही 1,73,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, और 2019 में जो है थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट हो रहा था, उस टाइम पे वो 1,32,000 तक पहुंच गया था, ठीक है। तब जाके मुझे समझ में आया नहीं, अभी जो है मैं सीखा नहीं हूँ अच्छे से। इसमें कैंडलस्टिक भी होता है, चार्ट पैटर्न आपका, उसके अलावा फंडामेंटल भी देखना है, बाकी सारी चीज़ें भी आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको करना है। लेकिन अब जब वहाँ पे इतने बड़ा लॉस मैंने खा लिया कि भाई मुझे तो खाली जीतने का ही आदत था वहाँ पे। जब इतना बड़ा लॉस खा लिया तो फिर मैंने सोचा भाई थोड़ा सा वो करते हैं। तो वही देखते देखते जो है ना कहीं मेरे सामने एक वीडियो आया, आज बनाए 1 लाख से 5 लाख रुपए, जीरो टू हीरो ट्रेड। तो फिर भाई कैसे बनाया, उस वीडियो को देखा था, भाई मैंने आज कॉल लिया था, ये बनाया। फिर अगले दिन देख रहा हूँ कि आज मैंने पुट लेके इतना बना लिया। भाई कॉल पुट क्या होता है, फिर मैं उसको सर्च करना शुरू किया, फिर उसके बारे में जाना। लेकिन उस समय बस इतना ही जाना कि एक कॉल होता है, एक पुट होता है, ठीक है। तो कॉल पुट ये जाना, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जा रहा था मैं भी कॉल लेना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे जा रहा तो मैं भी पुट लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से चलता गया चलता गया चलता गया। तो उसके बाद में फिर जो है वो कैपिटल मेरा फिर से जो है अगले कुछ दिनों में ही 1,73,174 के आसपास पहुंच चुका था। फिर उसके अगले दिन जो है एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, एक दिन में 12,000 का। मेरा कैपिटल जो है 1,98,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन अब क्या था कि एक दिन मैंने वहां पे कॉल लिया, ठीक है, और मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ ही था, और मैंने कॉल लिया। कॉल लेने के बाद में क्या है, मार्केट नीचे जाता चला गया। लेकिन मेरा आदत तो उस समय पहले से ही बना हुआ था कि भाई मुझे करना क्या है, भाई मेरा प्रॉफिट में आएगा तो ही मैं कट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अब उसको मैंने 3 बजे तक देखा, भाई 3 बजे तक जो है वो पहुंच गया था भैया 30,000 40,000 तक। मैं चलो भाई क्लोज कर देते हैं, कल आ जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन उसी दिन जो है फिर आपका क्या कहते हैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, और मुझे ये एक्सपायरी पता ही नहीं था कि एक्सपायरी भी होता है।
मुझे तो बस इतना पता था कॉल लेना है, पुट लेना है। ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो कैपिटल 10,000 8,000 के आसपास बचा हुआ था। अगले दिन मैं देख रहा हूँ तो भैया ना पोजीशन है ना कुछ है, और सब कुछ मतलब एक तरीके से जीरो ही हो चुका है। तब जाके मैंने भाई नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, फिर मैं प्रिपेयर करना शुरू किया, सीखना और ये शुरू जब किया। आप ये कॉल पुट जैसा आपने खुद बोला कर रहे थे, बिना बिना प्रिपरेशन के आप थे, और फिर जब इतना बड़ा झटका लगा, तो आपका वो जो काम था अकाउंटिंग वाला वो चल रहा था या फिर वो? नहीं, वो काम तो चल रहा था। सबसे बड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट यही था कि वो काम था, मेरा बैकअप था, तो ही मुझे अगर इतना झटका लगने के बाद भी मैं संभल जाता था। और यही अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ 15,000 20,000 रुपये का, और पता चला कि अगला 2 4 दिन में मैं 15,000 20,000 अगर कमा लिया, तो मैं सपना देखना शुरू करता हूँ भाई जॉब करने की जरूरत क्या है, कल से जॉब छोड़ देंगे, परसों से जॉब छोड़ देंगे, मैं तो ऐसे ही कमा लूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक बैक सपोर्ट ना हो तब तक इसमें आप जल्द मतलब बिना सीखे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और साथ के साथ मतलब एक सेकेंडरी बिजनेस आपको चाहिए इसको, क्योंकि भाई देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप बेसिकली अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो एक अलग फील्ड हो गया, लेकिन अगर बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो है एक दूसरा सपोर्ट चाहिए। बिकॉज कभी कभी अगर आपको यहाँ पे बड़े लॉसेस भी लग गए तो आप उतने ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ ठीक है चलो आज 50,000 का लॉस हुआ है, लेकिन मेरे दूसरे बिजनेस से ये कहीं ना कहीं इतना मेरा इनकम हो रहा है। और यही चीज जो है ना, बैकअप हमेशा लेके चलना चाहिए। तो ये चीज है। तो कम से कम आपके पास उस समय बैकअप था, तो झटका तो आपको लगा, लेकिन कम से कम ये है कि जो बाकी, जैसे आपने बोला, बाकी रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है कि उसकी सैलरी 20,000 है, उसके पास इमरजेंसी फंड में 1,00,000 रुपए पड़ा है, तो उसको ट्रेडिंग में लगा देता है। बिल्कुल, और फिर एक झटके में मार्केट तो मार्केट है, मार्केट है, जरूरी नहीं है हमेशा आपके साथ ही चला, आपके अगेंस्ट जाएगी, और जब जाएगी तो आपको पूरा खत्म कर देगी। तो जब ये आपको झटका लग गया, और ये शायद 2019 की बात ही बता रहे हैं आप, उसके बाद तो कोविड आया, ये सब चीजें हुई, बिल्कुल। तो आपने क्या चीज सबसे पहले सीखी? मतलब आपने क्या रूल बनाए कि मुझे मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो मुझे ये करना है और मुझे ये कतई नहीं करना है? जब ये झटका लगा ना सर, तो उस समय कुछ नहीं बनाया मैंने, उस समय नहीं बनाया। बिकॉज ये अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि अगर आपका एक बड़ा अमाउंट अगर चला जाता है ना, आपके अंदर सबसे पहला क्या आता है कि मुझे और ज्यादा पैसा लगा के उसको रिकवर regain करना है। ठीक है, और वो रिकवर करने के चक्कर में ही मैंने और भी पैसे डाले, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे उठाए, वो भी डाले। ठीक है, और वो भी पैसे जो है कुछ दिन बाद धीरे धीरे करते करते खत्म हो गए। और आपने वो गलती की जो हर कोई करता है, हर कोई करता है। सेबी कहता है कि 10 में से सिर्फ एक है जो प्रॉफिट में, बाकी 9 लॉस में है, लेकिन जो 9 लॉस में है वो सब यही गलती करते हैं जो आपने। बिल्कुल। तो वही फिर रेवेंज आ जाता है कि भाई मेरा ये नुकसान कैसे हो सकता है, इतना दिन से तो मैं ग्रीन में ही था, इतना दिन से मैं प्रॉफिट में था, ये नुकसान कैसे हो गया, चलो कहीं ना कहीं गलती से हुआ, अब की बार मैं उससे ज़्यादा पैसा लगाता हूँ, उसको रिकवर कर लूँगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर जो है मैंने जीजा जी से 4 लाख रुपए मांगे, और यहाँ तक कि मेरा एक क्लाइंट का इनकम टैक्स जाना था, उसका 6,34,000 32,000 रुपये के आसपास बन रहा था। तो मैंने उससे क्या बोला कि आप एक काम करो, वो चेक मेरे नाम पे बना के दे दो, और मैं अपने अकाउंट में क्लियर करके डायरेक्ट अकाउंट से ऑनलाइन ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा। ठीक है, वो पैसे भी मैंने लेके इसमें लगा दिए। वो पैसा लगाने के बाद में जो है 4 लाख जो जीजा जी से लिया था, और बाकी ये जो पैसे लिए तो 10 लाख रुपए के आसपास हुए। और इस 10 लाख से जो है फिर मैंने वो कोविड से जस्ट पहले, आप देखेंगे तो मार्केट क्रैश हुआ था, कोविड से ही नहीं हुआ था, कोविड से जस्ट पहले भी हुआ था। और वो जो क्रैश आया था उसमें जो है डेली मेरा आदत बन चुका था, आज पुट लेना है, पुट लेना, पुट लेना है। ठीक है, अब उस पुट का आदत की वजह से क्या है कि वो मतलब कम से कम 10 लाख रुपए को मैंने बना दिए थे 34 लाख रुपए के आसपास, 32 या 34 के आसपास। और वो एक दिन फिर ऐसा ही हुआ कि बैंक निफ्टी में ही मैंने ट्रेड लिया था, और डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके में क्या हुआ था कि मैं सेकेंड कैंडल पे ट्रेड लिया, और थर्ड कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया, और मैंने क्वांटिटी जो है ना पूरा भर के लिया हुआ था। ठीक है, वो भी ओटीएम जाके। ठीक है, अब एक सिंगल कैंडल ही सीधे 34 लाख से मेरा कैपिटल दिखा रहा 12 लाख रुपए। ठीक है, फिर मैं होप में बैठ गया, क्योंकि अब इतना बड़ा नुकसान है ना, तो जल्दी उसको कट करने का हिम्मत नहीं आता है। फिर अंदर से एक होप होता है चल थोड़ा सा रिट्रेस हो जाएगा, क्या पता मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएगा, मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और ये करते 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 शाम तक वो कैपिटल खत्म ही हो गया। तब जाके मुझे झटका लगा, और झटका क्या, मैं तो 1 महीने तक डिप्रेशन में चला गया था।
क्योंकि अब जो है मेरे खुद के जो पैसे हैं वो भी चले गए, जो सेविंग्स हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के भी कर्जे हैं, 4 लाख जीजा के भी कर्जे हैं। उसके अलावा जो क्लाइंट से पैसा लिया वो भी है। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई, और लोग यही करते हैं कि भाई अगर किसी से पैसे लिए भी ना, और वो ट्रेड कर भी लिए, कुछ पैसे कमा भी कमा लिए, लिए तो तो वो वापस उसका वापस नहीं करते हैं। जी। अब मैं अगर 10 से 34 से पहुंच चुका था, तो उस समय अगर मैंने लोगों का अगर वापस कर दिया होता, क्रेडिट कार्ड चुका दिया होता, जीजा के दे दिया होता, मान लिया 10-12 लाख में मेरे पास बचते, उससे अगर ट्रेड करता, बाई चांस वो चले भी जाते, तो इतना रिग्रेट नहीं होता, फिर मैं स्टार्ट कर सकता था। लेकिन हुआ यही कि भाई मैंने बिल्कुल अपोजिट किया, और कहीं ना कहीं मैं 1 महीने तक लगभग डिप्रेशन में रहा। फिर जब तक जिसका वो इनकम टैक्स जाना था, उसका नोटिस वगैरह आया था, वो बार बार मेरे ऑफिस पे आना शुरू हो गया। मैं ऑफिस भी जाना छोड़ दिया था कुछ दिनों से। फिर लास्ट में वो तोड़ फोड़ की धमकी करने लगा। उसके बाद में फिर एफआईआर तो खैर नहीं किया था, लेकिन पुलिस लेके पहुंच गया, 1-2 हौलदार वगैरह लेके, भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो फिर मैंने वही वाइफ से पूछा क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वाइफ ने यही बोला कि देखिए, ये ज़मीन है या घर है या जो बगल वाला जो आपने प्लॉट लिया है, गाड़ी लिया है, किसने लिया है? आपने ही लिया है ना। कोई पुश्तैनी तो संपत्ति है नहीं, आपने ही कमा के लिया है और आपको ही आज ज़रूरत है। तो आप एक काम कीजिए, बगल वाला जो प्लॉट है 100 गज का, उसको निकाल दीजिए। आपके प्रॉब्लम जो अभी प्रेजेंट के हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो उस समय जो है 100 गज का जो मेरा जस्ट घर के बगल वाला 100 गज का प्लॉट था, वो मैंने सेल आउट किया। उसके बाद में फिर लोगों के दिए, और लोगों के देने के बाद में क्रेडिट कार्ड वगैरह सब चुकाने के बाद में 4-4.5 लाख रुपए के आसपास बचा था, जो कि मैंने बैंक में एफडी कर दिया। और फिर अपने काम पे फोकस करें, मैं भाई अब ट्रेडिंग नहीं करना है। लेकिन बस वही है कि ट्रेडिंग में एक बार जाने के बाद जो है ना, अगर आप छोड़ भी देते हो, लेकिन अगर आप गलती से भी चले गए मार्केट में, तो फिर आपको मार्केट बुला लेता है। फिर ऐसे ही 5-6 महीना चला था। उसके बाद में जो है मैं सोचा चलो आज चार्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर जब चार्ट देखा, चलो थोड़ा बहुत फंड ऐड करते हैं। लेकिन फंड ऐड किया, और ऐड करने के बाद में फिर विड्रॉल कर लिया, क्योंकि पीछे बहुत बड़े झटके लगे थे। मैं भाई ऐसे नहीं करना। पहले क्या गलतियां किया, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है मुझे, क्यों किया, क्या सोच के किया, ये सब चीज़ पहले एक जगह लिखना है। उसके बाद में फिर आगे से वो गलती नहीं करूंगा, ऐसा मुझे अपने अंदर लेके आना है। उसके बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, और यही सारी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में फिर दोबारा ट्रेड शुरू किया, और उसके बाद में धीरे धीरे मतलब ये है कि डिसिप्लिन आज तक नहीं ब्रेक किया उसके बाद से, तो आज तक मैं चलता ही आ रहा हूँ। आपने 2-3 चीजें बोली हैं पूरी अपनी कहानी में, और ये जो गलती है वो बहुत लोग करते हैं। पहला तो एक उधार के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, लोन चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, किसी से लिया हो, जो भी है उसका ट्रेडिंग करना। दूसरी चीज आपने ये बोली कि पोजीशन अपनी नहीं काटना, उम्मीद में रहना है कि भाई नहीं ये कब थोड़ा सा पीछे आएगा, थोड़ा सा लॉस कम होगा, बिल्कुल, है ना, पोजीशन नहीं काटते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने सेकेंड इनिंग जब आपने शुरू की, इतना बड़ा लॉस झेलने के बाद, तो आपने वो कौन सी 4 या 5 चीजें आपने लिख ली, मतलब लिख ली इन द सेंस कि मैं ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगा, क्या थी वो चीज? देखिए, सबसे पहला तो लाइन ये है कि मार्केट में सबसे पहले मैं एंट्री करना, चाहे मैं 10 बजे जाऊं या 11 बजे जाऊं या 12 बजे जाऊं, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं कि मैं 9:15 पे ही बैठ जाऊंगा, किसी भी टाइम पे जाऊं। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, घुसते के साथ ये नहीं देखना कि भाई ग्रीन कैंडल बनाया था, कॉल ले लो, ये कर लो। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा कि मार्केट अभी चल किस लेवल पर रहा है, रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, सपोर्ट जोन कहाँ है, कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रहा है, कोई वैसा तो नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहले एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद में जैसे मान लीजिए मेरा सपोर्ट जोन बन गया या रेजिस्टेंस जोन बन गया, मान लीजिए भाई निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, ठीक है, 22,100 पे मुझे दिख रहा है कि भैया रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं 22,000 पे ही क्यों सेल कर दूंगा? एक बड़ा सा रेड कैंडल देख के मैं 22,000 पे क्यों सेल करूं? तो मैंने यही देखा था, यही डिसाइड किया कि भाई जो भी जो मेरा जोन बन जाएगा, उस जोन पे अगर मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि भाई मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मिनिमम 1:2 तो मुझे मेंटेन करना ही है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और अधिकतर बिगिनर यही गलती करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में क्या है कि मार्केट अगर मेरे फेवर में गया, यहाँ पे एक लॉट में अगर 1,000 रुपये भी दिखा रहा है, मान लीजिए मैंने 5 लॉट से लिया, 5,000 रुपये, भाई 5,000 रुपये बहुत हो गए, ठीक है। लेकिन जब वही चीज 5,000 रुपये आप लेके निकल जाते हो, लेकिन वही चीज अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आपने सबसे पहला क्या था कि एक चीज और मैं बताना भूल गया था। सबसे पहले हम डिसाइड तो ये करते हैं कि ठीक है, एक लॉट में जो है 1,000 का एसएल लेंगे, 2,000 का हम टारगेट लेंगे, यानी कि 1:2 सब कोई डिसाइड करते हैं। अधिकतर लोगों को पता है कि भाई 1:2 कम से कम मेंटेन करना है। लेकिन
जैसे 5 लॉट में मैंने लिया तो वहाँ पे हो गए मेरे 5,000 रुपये का एसएल, 10,000 रुपये का टारगेट। लेकिन वो जैसे ही फेवर में जाएगा उसके बाद में एक छोटा सा भी रेड कैंडल बनाएगा ना, तो हमें ये लगता है कि भाई 5,000 रुपये मिल रहा है, ये 5,000 रुपये हमारे हाथ से चला जाएगा, क्या पता फिर नीचे आके मेरा वो 5,000 भी लेकर चला जाए। तो इस कंडीशन में हम जल्दी वहाँ पे अपना पोजीशन कट कर देते हैं, यानी कि जब हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है हम जल्दी निकल जाते हैं, और वही चीज़ अगेंस्ट में आता है। तो जैसे ही आपका 5,000 रुपये का एसएल आपने ऑलरेडी अगर सिस्टम में भी फिट, अधिकतर लोग तो सिस्टम में फिट करते ही नहीं, और किसी ने अगर सिस्टम में फिट कर भी रखा है तो वो क्या देखता है कि भाई नहीं, इससे जो है ना 10-20 पॉइंट और नीचे एक सपोर्ट जोन है, क्या पता मेरा एसएल खा के ही भागेगा। एक काम करते हैं, एसएल और थोड़ा नीचे लेके आते हैं। फिर वो नीचे आया, उस सपोर्ट को नहीं माना, फिर आप थोड़ा सा और या तो नीचे करोगे या फिर हटा ही दोगे एसएल कि भाई चलो एसएल हटा देते हैं, तो अभी आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद जैसे ही सीटीसी पे जाएगा मैं निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन वो कौन सा दिन होता है, मतलब 1 बार 2 बार ऐसा होता भी है कि हाँ आपके पास वो आएगा, आप सीटीसी पे निकल जाएंगे, और वही जो है ना आदत आपका खराब हो जाता है। और अगले बार क्या होगा कि आप ये नहीं देखोगे एक्सपायरी है क्या नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है एक वाइल्ड मूव भी आता है, जैसे मान लीजिए एक दिन में 300 400 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, तो उस दिन अगर आपने यही सेम चीज़ अगर दोहराया तो उसी दिन आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो मैंने यही सबसे पहला अपना रूल बनाया कि भैया 1:2 मिनिमम मेंटेन करना है, भले ही मेरा 1 पॉइंट से भी अगर मेरा टारगेट छूट जाता है तो भी मैं नहीं बुक करूंगा उसे पूरा। अगर मैंने मान लिया कि भाई 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का मेरा टारगेट है, और हमेशा मेरा, अगर व्यूअर जो भी मेरे जानते होंगे, मेरा मिनिमम 55 पॉइंट से 60 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में टारगेट होता है, और एसएल जो है वही 25 से 26 पॉइंट के मैं आसपास। व्यूअर्स को ये बताने वाला हूँ कि ये पॉडकास्ट है, इसके बाद राहुल जी की एक स्ट्रैटेजी भी आएगी, तो ये जो भी बातें कर रहे हैं वो डिटेल में आपको उसमें जानने को मिल जाएगी, पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे सब। बिल्कुल, पूरा वो डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि भैया हमें कम से कम मिनिमम 1:2 हमें मेंटेन करके चलना है। तीसरा हो गया भैया होप ट्रेडिंग कभी करना ही नहीं है, ठीक है, कि भैया यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। जो भी सोचना था ना, वो पहले नंबर पे क्या था, एनालिसिस करना। जो भी सोचना था एनालिसिस के टाइम पे सोचना था कि मार्केट यहाँ से बाई में जाएगा, सेल में जाएगा, जो भी है। अगर आपने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद में 4 चीज़ें सोचना शुरू करते हैं ना, आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो। आपके फेवर में भी जाता है तब भी आप अपना ट्रेड कट करके निकल जाते हो, और फेवर वाला ट्रेड कहीं ना कहीं छोड़ देते हो, और लॉसेस वाला होल्ड करके चले जाते हो, ठीक है। तीसरा चीज़ क्लियर हो गया। चौथा चीज़ ये है कि आपका ये क्वांटिटी साइज। जैसे अधिकतर लोगों का क्या होता है ना कि अभी बहुत सारे एक्सपायरीज चल रहे थे, अब एक्सपायरीज 2 हो गए हैं, पहले हर दिन एक एक्सपायरी थी, ठीक है। तो लोगों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी निफ्टी का ट्यूसडे को मान लीजिए एक्सपायरी है, वेडनेसडे अगर आज है, तो मैं अगर 30,000 रुपये मेरे पास है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट ले सकता हूँ अभी के प्रीमियम के हिसाब से, बढ़ गए, ठीक है। तो अभी के प्रीमियम के हिसाब से 2 लॉट। अब मैं वही चीज़ अगर ट्यूसडे को जाऊँ तो वहाँ पे कम से कम 15 लॉट ले सकता हूँ एटीएम के। तो मैं आज 2 लॉट में ट्रेड करूंगा, एक्सपायरी पे देखूंगा भाई 15 ले सकता हूँ, तो 15 मैं वहाँ पे लगा दूंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं अपना क्वांटिटी उतना ही रखूंगा जो डे 1 यानी कि एक्सपायरी जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, उस दिन जितना मैं कैपिटल, उसी कैपिटल से जितना क्वांटिटी ले सकता हूँ, उतना ही क्वांटिटी मैं एक्सपायरी के दिन भी बाई करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई आज ज़्यादा ले सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आपको पता नहीं है उस दिन आपका एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। तो ये 5 चीज़ें मैंने बता दी, जो कि मैंने लिख लिया कि भैया आज के बाद से ये करना ही नहीं है। ठीक है। और मैं आपसे, अभी मार्केट की ही बात हो रही है, आपने बताया 2020 के बाद काफ़ी सारे ट्रेडर्स आए भी मार्केट में, लोगों ने पैसा भी बनाया, लेकिन जो सेबी की और सबकी रिपोर्ट हो यही बताती है कि नुकसान ज़्यादा किया। बिल्कुल। अभी अगर मार्केट की बात करूँगा, खासतौर से जनवरी में ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने, लेकिन फिर मार्केट की हालत तो बुरी रही, फरवरी खासतौर से बहुत बुरी रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये ट्रेडर्स के लिए बुरा टाइम है? मैं ट्रेडर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन में हैं, आपकी एक्सपर्टीज वो है, इन्वेस्टमेंट में हम गए नहीं है, बिल्कुल। और हम मानते भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो लॉन्ग टर्म गेम। तो ट्रेडर्स के लिए ये समय मार्केट का कैसा है और उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? बुरा है या फिर कैसा है? नहीं, देखिए ये समय जो है अभी फिलहाल का जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़िया है, बिकॉज मार्केट में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा तो है लेकिन मूवमेंट ज़्यादा है, और ट्रेडर तभी अपना पॉइंट्स कैप्चर कर सकता है, तभी अपना बड़ा प्रॉफिट बना सकता है जब उसके पास में मार्केट में मूवमेंट हो। अगर मार्केट साइडवेज ही होगा तो फिर ऑप्शन बायर का वो दिन नहीं होते, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट में अभी देख रहे होंगे 150, 200, 300 पॉइंट डेली का मूवमेंट आ रहा है। तो इसमें जो है मतलब ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी हर दिन है, चाहे मार्केट साइडवेज हो,
चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो, साइडवेज है तो आप सेलिंग पे शिफ्ट हो जाओ, अगर ट्रेंडिंग है या विक्स ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप बाइंग पे शिफ्ट हो जाओ। तो अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होता है ट्रेडर के लिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है जब मार्केट बियर रन में चल रहा होता है। लेकिन ट्रेडिंग में तो भाई आप बढ़ते हुए मार्केट में बाई भी कर सकते हो और गिरते हुए मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपका कभी यहाँ पे कम है ही नहीं। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब मार्केट को कि एकदम मैं किस तरीके से मैं घुसूं मार्केट में, क्या चीजें देखूं? मतलब अभी आप कुछ दिन के एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप शुरू कर रहे हैं? नहीं, अगर दोनों के बारे में बताइए, मतलब शुरू कर रहे हैं वो, हाँ सबसे आपने अच्छा ये चीज दिया कि मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आपने कहा अच्छा है तो कूद जाऊं क्या इस मार्केट? नहीं, देखिए सबसे पहला गलती क्या होता है, लोग ये नहीं समझते हैं कि ऑप्शंस में आप कितने लेवरेज्ड हो, ठीक है, और आप एक लॉट ले रहे हो तो कितने का पोजीशन ले रहे हो, ठीक है, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई लोगों का देख लिया कि हाँ उन्होंने 15,000 लगा के, एग्जाम्पल से समझाइए ना, लेवरेज तो कितने का क्या ले, ये एग्जाम्पल जैसे समझाइए। मान लीजिए अभी एक लॉट में अगर मान लीजिए 50 क्वांटिटी है या फिर 35 क्वांटिटी है या फिर 20 क्वांटिटी है, तो यानी कि निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है उसके उतना एक्स ज्यादा का पोजीशन ले रहे हो। उतने क्वांटिटी का मतलब ये होगा, मान लीजिए निफ्टी अगर 22,000 पे चल रहा है तो आप मान लीजिएगा यहाँ पे आपका 65 का क्वांटिटी है, तो आप 65x ज्यादा का वहाँ पे लेवरेज ले रहे हो ना, भले वहाँ पे डेल्टा 0.5 है तो वहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज लोग नहीं समझते हैं, वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि मैं 15,000 का ही ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन वो 15,000 का ट्रेड नहीं है ना। उनको जब अगर आप बिगिनिंग में आ रहे हो तो बिगिनिंग में आप दूसरों का ये मत देखो कि उसने 15,000 लगा के ये कमाए वो कमाए। सबसे पहला आपका प्योरिटी होना चाहिए सीखना, और सीखने के लिए जो है ना जितना कम से कम क्वांटिटी हो, यानी जितना छोटा से छोटा आपका पोजीशन साइज हो, वो सबसे बेहतर होता है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं ही अगर 20,000 रुपये की अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए कहीं ना कहीं 1,000 रुपये भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल 2,000 रुपये बहुत बड़ा है। तो मैं अगर 15,000 रुपये वहाँ पे लगा रहा हूँ और जब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1,000 रुपये मेरा लॉस हो रहे हैं, 2,000 लॉस हो रहे हैं, तभी मैं नहीं काट पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट मुझे लग रहा है कि भाई इतना चला जाएगा तो फिर मैं कैसे काम करूँगा। भाई मेरा एक दिन 2 दिन का 3 दिन का सैलरी जो है मेरा एक दिन में ही जा रहा है, तब वहाँ पैनिक होता है। अगर वही चीज़ मैं कहूँ कि अगर मेरा उस जगह पे 50 रुपये का एसएल जा रहा हो तो क्या मैं नहीं काटूंगा? बिल्कुल काटूंगा। तो अब लोग कहेंगे भाई एक लॉट से नीचे छोटा हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई कोई जरूरी है कि आप ऑप्शंस में ही जाओ? आप स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग में आ रहे हो तो आप वहाँ पे स्टॉक इंट्राडे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी 5x का मार्जिन आपको मिल रहा है। तो वहाँ पे अगर आप 1,000 रुपये से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उस समय आपका 50 रुपये या 100 रुपये का एसएल होगा, 100 या 200 रुपये का टारगेट होगा, लेकिन वहाँ पे लोगों को मजा नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पैसे दिख रहे हैं। लेकिन प्रोसेस यही है कि आप छोटे ही क्वांटिटी से अगर आप जाओगे तभी आप डिसिप्लिन हो पाओगे। अगर आप बड़े क्वांटिटी पे डायरेक्ट अगर शिफ्ट हो रहे हो तो डिसिप्लिन हो ही नहीं पाओगे। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना क्वांटिटी सबसे पहले छोटा लेके चलिए। सीखने पे फोकस करना है तो स्टॉक इंट्राडे से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में देखिए कि हाँ कुछ दिनों तक मैं सही हूँ, सही जा रहा हूँ, मैं अपने रूल्स जो है ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तब आप धीरे धीरे अपना क्वांटिटी साइज बढ़ाना शुरू कीजिए। उसके बाद में फिर आप ऑप्शंस की तरफ जाइए। और अगर मैं थोड़ा टाइम बिता चुका हूँ मार्केट में, मैंने देख लिया, मैंने 24 वाला हाई भी देखा, उसके बाद मैंने लोज भी देख लिए, अब मैं आ गया हूँ 2026 में और इस तरीके का मार्केट है, तो मैं एज अ ट्रेडर ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मुझे हमेशा याद रखनी चाहिए? देखिए जो गलतियां मैंने पहले बताई है वो तो आपको हमेशा आपको याद रखना ही है, वो तो हमेशा के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर मैं आप ये मोमेंटम वाली बात कर रहा हूँ कि इतने आप जो बोल रहे हो कि 100-150 का अगर आपको ऑलमोस्ट एवरी डे मिल रहा है, तो इससे आपने खुद ही बताया कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन जहां पे भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी वहां लालच भी आ जाएगा। बिल्कुल, तो वो कौन सा एक पॉइंट है या एक दो स्ट्रैटेजी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप 1-2 साल गुजार चुके हैं फिनो ट्रेडिंग? देखिए स्ट्रैटेजी की जहां तक बात करें तो सबका तो साइकोलॉजी अलग अलग होता है और सबके साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रैटेजी काम करता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्ट्रैटेजी हमें एंट्री और एग्जिट दिलाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। स्ट्रैटेजी ये बताता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट यहाँ पे बाई में बन रहा है या फिर सेल में बन रहा है, आप यहाँ पे एंट्री करो, उसके बाद में आपका एसएल ये रहेगा, आपका टारगेट ये रहेगा। वो स्ट्रैटेजी ने बता दिया, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी तो आप चाहे कोई सा भी यूज करो, लेकिन उसके प्रॉपर रूल्स आप बनाओ जो कि आपके साइकोलॉजी के हिसाब से फिट आता हो। किसी के लिए मान लिया 10 पॉइंट का भी एसएल बहुत बड़ा है और मैं यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक के एसएल वहां पे लेके चलता हूँ, किसी का टारगेट ही 25-30 पॉइंट का होता है। तो सबका साइकोलॉजी अलग अलग है, मेरा साइकोलॉजी कुछ और है, आपका कुछ और है। तो आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से एक प्रॉपर रूल्स बनाइए कि ये चीजें मुझे ब्रेक करना ही नहीं है, ठीक है। रूल तो सब लोग बना देते हैं जब मार्केट क्लोज हो जाता है, जब मार्केट में एंट्री करने जाते हैं ना तो वहां पे सारे रूल जो है सारे लिखे ही रह जाते हैं लेजर में, ठीक है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये चीज लेके चलना पड़ेगा, मुझे कैसे भी एनी हाउ उसको फॉलो करना ही करना है, तभी जाके आप सर्वाइव हो सकते हैं। अभी आपने स्ट्रैटेजी की बात की तो मुझे एक चीज याद आ गई कि स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी अवेलेबल है, बिल्कुल, ठीक है,
और एज अ ट्रेडर जब मैं जाता हूँ तो मेरा होता है कि आज जो मैंने स्ट्रैटेजी कहीं देखी है या कहीं पढ़ी है या कहीं से सीख ली है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल, तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी के साथ मैं टिक नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक स्ट्रैटेजी ली, मैंने देखा 2 ट्रेड मारे, 3 दिन ट्रेडिंग की, 4 दिन की, परफॉर्म नहीं कर रही है, अब बदल दो, कोई और नहीं ले लो। ये एटीट्यूड। ये आप जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं ना, अधिकतर जितने भी मतलब बिगिनर हो, चाहे 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका हर एक का प्रॉब्लम यही है। क्या कि भाई आज मैंने किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे लिया, वो अगले 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला, चौथे दिन वो अपना चेंज कर लेंगे। लेकिन भाई हर एक स्ट्रैटेजी का जो है ना अपना एक ड्रॉ डाउन फेस होता है, हर एक स्ट्रैटेजी का अपना एक विनिंग वाला फेस होता है। तो क्या पता आप वहाँ पे ड्रॉ डाउन वाले फेस में ही ट्रेड कर रहे हो, आपके 3 दिन ऐसे लगने के बाद में अगला 4 दिन जो है आपका वहाँ पे टारगेट मिलने वाला हो, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया। और जब अगला 4 दिन जब वो मिस हो जाएगा ना, फिर 5वें दिन से आप उसी पे शिफ्ट होगे, फिर आप ड्रॉ डाउन वाले फेस में आ जाओगे। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को ना कम से कम मिनिमम 3 महीना बैक टेस्ट, 3 महीना फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आप देखिए कि भाई वो आपके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें। अब कुछ स्ट्रैटेजी होती हैं कि भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी लेवल भी वहां पे आपको चला जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप मार्केट में यहाँ पे सैकड़ों स्ट्रैटेजी हैं, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से कौन सा फिट आ रहा है वो सबसे पहले देखिए, और कम से कम 3 महीना उसको बैक टेस्ट और 3 महीना फॉरवर्ड टेस्ट करके उसके बाद ही उसका डिसीजन लीजिए कि ये सही है या नहीं है। हर 2 दिन में, 3 दिन में स्ट्रैटेजी आप अगर आप चेंज करेंगे तो चेंज करते ही रह जाएंगे, स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है। बस ये है कि आपको किसी पे फिर बिलीव ही नहीं होगा, ये चीजें। और यहाँ पे देखिए, आपने बार बार एक जो चीज आप कर रहे हैं पूरी बातचीत में, माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जी। समझाना आसान है, लेकिन वो ये कि जब पैसों का मामला आ जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो आप भूल जाते हैं अपनी। तो आपने जैसे दिमाग हमारा जो है ना लॉसेस देखने के लिए बना ही नहीं है, उसको आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको ही अपना माइंड इस तरीके प्रिपेयर करने में कितने साल लगे? सर साल तो वही 18 से लेके 20 के मिड तक, मतलब जो मेन ये है ना कि इतने बड़े झटके झेल लिए ना, उसके बाद में जो फिर अंदर से डिसिप्लिन आया, उसके बाद से ये अपने आप प्रिपेयर हो गया। क्योंकि अब जो है मैं मान लीजिए इतने सारे चीजें करके अपना एक घर, सॉरी जमीन निकाल चुका हूँ। अब वही सेम गलतियां दोहरा के जो मेरा घर बचा हुआ, उस घर को नहीं बेचना था। और इस चीज के लिए जो है ना मैंने पूरा डेडिकेशन किया कि भाई आज के बाद से चाहे कुछ भी हो तो मैं कोई भी रूल ब्रेक नहीं करूंगा। ये चीजें हैं सर। बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरा समझ के। मैंने होपफुली सब कुछ टॉपिक कवर कर लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि राहुल जी की स्ट्रैटेजी भी है, जो स्ट्रैटेजीज की हमने बात भी की है। और जैसे राहुल जी ने बोला कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रैटेजी देख के कहीं इस तरीके से मत करिएगा आप लोग कि 3 दिन 4 दिन उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको भूल जाएं। चाहे माइंडसेट हो, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, चाहे फोमो हो, बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात की है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और उम्मीद है कि अगली बार जब आप मार्केट में अगर नए हैं या इतने महीनों से हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस बातचीत से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू राहुल जी, आपका थैंक यू बाजार सर। के माहिर के थैंक यू। प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।